अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज। अपने फर्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन और एसडीएलसी की स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज का मतलब है कि कुछ ऐसे मेथड्स या कुछ ऐसे मॉडल्स कि जिनको इस्तेमाल करके हम अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अब ये अच्छे तरीके से क्या मुराद है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है, और वो मॉडल कौन से हैं हम लोगों ने वो डिस्कस करना है। उनमें से एक मॉडल इवन हम लोग वाटरफॉल मॉडल जो है वो अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे भी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज का होता क्या है, इससे फायदा क्या होता है जी? हम लोग क्या करते हैं, हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिल जाती है अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मींस के जिसमें हमें एक स्पेसिफिक डिजाइन मिल जाएगा, एक अच्छा सा लेआउट मिल जाएगा, एक तरतीब मिल जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि जिसके जरिए से हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकेंगे। मतलब एक रास्ता मिल जाएगा ना, एक तरीका मिल जाएगा कि इस तरीके से मैं अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो कर सकता हूं, और एक स्ट्रक्चर्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है ये। नंबर 2 पे दे गाइड द प्लानिंग, क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। अब ये देखिए, ये उसके बेनिफिट्स है, ये आप लोगों को ये वाले पॉइंट्स दे रहा है। क्या चीजें कौन दे रहा है जी? मेथोडोलॉजीज, जो आप मेथोडोलॉजीज यूज कर रहे हो। एक तो प्लानिंग, क्रिएशन और मैनेजमेंट। हर चीज को मैनेज करने की हमारे पास स्ट्रेटजी आती है, उसकी प्रॉपर गाइड आती है, उसका यूजर मैनुअल आ जाता है। हमें वो प्रॉपरली असिस्ट करता है उस गाइड के जरिए से कि कैसे प्लान करें, कैसे क्रिएट करें, कैसे मैनेज करें। ठीक है जी। इसके अलावा हमें डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच मिलती है, यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है ये उसको बड़े सिस्टमैटिक वे में करवाता है। और ये हम पहले ही जानते हैं, सिस्टमैटिक वे जिसके अंदर काम स्टेप बाय स्टेप, हर चीज एक स्टेप के साथ हो, एक तरतीब के साथ हो, उसको सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं। हम नंबर 1 फर्स्ट स्टेप से नंबर 3 पे या 4 पे या 5 पे मूव नहीं कर सकते सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें ये मेथोडोलॉजीज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें हमें मॉडल्स के बारे में कहा जाता है कि जी देखिए हमारे पास कौन कौन से मॉडल है। इंट्रोडक्शन टू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। पहली बात तो ये कि ये जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होते हैं ना, ये होते क्या जी? ये भी एक तरह के फ्रेमवर्क्स हैं, और फ्रेमवर्क के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। फ्रेमवर्क दैट आउटलाइंस द स्टेप्स एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो भी एक्टिविटीज है ना, उसके तमाम स्टेप्स को ये आउटलाइन देगा, डिफाइन करेगा। क्या मतलब हुआ इस चीज का? डिफाइन करने से यहाँ पे क्या मुराद है, या आउटलाइंस देने से क्या मुराद है, उस चीज को हाईलाइट करने से क्या मुराद है? देखिए जी, एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो हमें हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने में असिस्ट करेगा। जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हाईलाइट करवा देगा, जिससे हमें बेनिफिट क्या होगा? हम प्रेडिक्टेबिलिटी देख सकते हैं, यानी कि हमें एक सॉफ्टवेयर से उसको बनाने के बाद, उसको इस्तेमाल करने से पहले इवन हम उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी कर सकते हैं। उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये किस तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि हमें उसकी क्वालिटी के बारे में, हमें उसकी एफिशिएंसी के बारे में हर चीज का पहले से अंदाजा होता है। और ये तमाम चीजें पहले से मेक श्योर करने के लिए ही हम लोग सॉफ्टवेयर का प्रोसेस मॉडल क्रिएट करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं। इसमें इवन मैं आपको एक चीज मजे की बात बताऊं तो हमें एक्चुअली ये करना है कि ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल आपको कैसे असिस्ट करेगा? आपको असिस्ट करेगा मेक श्योर थिंग्स आर हैपनिंग विद इन टाइम एंड बजट। देखिए, आपने जो प्लान किया, आपने कहा मेरी इतनी कॉस्ट लगेगी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, 10,000, 20,000 या 50,000, अगर तो वो उतने ही बजट में हो रहा है तो ये बेस्ट है। इसके अलावा फिर आपने जो टाइम डिसाइड किया, अगर उतने ही टाइम में हो रहा है तो ये चीजें भी डेफिनेटली वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये सारी चीजें, जितने रिसोर्सेज आपने सोचे थे, जितना पैसा आपने सोचा, जितनी कॉस्ट आप लोगों ने सोची थी, जितना टाइम आप लोगों ने उसको दिया था, अगर ये सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है तो डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और इन तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए जो हमारे पास मॉडल होते हैं उनको सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल कहा जाता है। वी हैव सम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, जिसमें हमारे पास हमारी बुक के अकॉर्डिंगली तो वाटरफॉल और हमें अजाइल पढ़ना, एक और भी है, हम वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको वैसे बताना चाह रहा हूँ कि वाटरफॉल मॉडल है, अजाइल मॉडल है, स्पाइरल है, वी मॉडल है। ये वी मॉडल तो इवन वाटरफॉल की ही जो है एक्सटेंशन है, और स्पाइरल ये तो खास करके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हमारा फिलहाल तो टॉपिक आज का ये है। लेकिन मैं आपको अजाइल के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, वाटरफॉल मॉडल जो होता है ना, ये एक लीनियर मॉडल है। लीनियर मतलब कि जो सीक्वेंशियली काम करेगा, यानी कि इसकी सीक्वेंशियल अप्रोच होगी। सीक्वेंशियल जो कि सीक्वेंस से निकला है, एक तरतीब के साथ काम करेगा। इसका पहला स्टेप जब आप कर लोगे ना पूरा, तो आप जब सेकंड फेज पे जाओगे तो अब आप कभी भी वापस फर्स्ट फेज पे नहीं आ सकते।
हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, आप आ सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए इसको ग्रेज किया जाता है। 99% केसेस में यही होता है कि हम इस फेज से नेक्स्ट फेज के ऊपर मूव ही तब करेंगे जब हमारा बाकी का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दीज आर द फेजेस इन योर वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल एक सीक्वेंशियल अप्रोच है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाने के लिए, जो भी स्ट्रेटेजीज, जो भी एक्टिविटीज वो हमें प्रोवाइड करता है, ताकि इन अ बेटर वे वी कैन डेवलप द सॉफ्टवेयर। हम उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ योर वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल की हेल्प से आप लोग इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे विंस्टन रॉयस, जिन्होंने 1970 में अपना ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया था। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अगर देखें तो हमारा जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, ये तो एग्जांपल हम पहले से लेके चल रहे हैं साथ, इसी एग्जांपल की अगर आप बात करो तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एयरलाइन रिजर्वेशन मैनेजमेंट या कॉलेज एडमिशन की बात कर लो, इनके लिए आप जितने भी मॉडल्स बनाओगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे, इनमें आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स का अंदाजा पहले से ही है। मुझे पता है कि लाइब्रेरी में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, अगर मैं इसके रिक्वायरमेंट फेज की बात करूं, क्योंकि एक्चुअली हमारे वाटरफॉल मॉडल में ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। उन्होंने प्रॉपर बुक में एरोस लगाकर इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट किया और नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको वैसे बता देता हूं, देखिए जी, इसकी एप्लीकेशन है। पहली बात, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में मेरा सबसे पहला फेज कौन सा होगा? रिक्वायरमेंट्स का, रजिस्ट्रेशंस। फिर मैंने बुक बोरिंग के बारे में काम करना है, बुक रिटर्निंग के मॉड्यूल इख्तियार करना है, इसके अलावा मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम करना है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने पहले से रख ली। रिक्वायरमेंट्स भी दो तरह की, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। फंक्शनल कि जो काम करने के लिए उसको बनाया गया क्या वो कर रहा है, और नॉन फंक्शनल मतलब उसकी परफॉर्मेंस, मतलब उसकी रिलायबिलिटी, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी। ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग रिक्वायरमेंट फेज में देख लेते हैं। नंबर 2 पे हम लोग जो है वो डिजाइन की बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअली एनालिसिस फेज इसका हिस्सा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डायग्राम के अंदर उन्होंने ये प्रॉपरली बनाई। इवन टेस्टिंग के बाद आपको डिलीवरी फेज भी मिलेगा, लेकिन हम लोगों को प्रॉपरली वैसे अंदाजा होना चाहिए कि वाटरफॉल मॉडल में जो सबसे मेन पॉइंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स है, डिजाइन है, इंप्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग है। ठीक है जी, तो ये फेज आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं सिर्फ डिजाइन फेज की। अब मुझे उसको डिजाइन करना है। अब डिजाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई? डिजाइन करने के लिए अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैं प्रॉपरली क्या करूंगा? यूजर इंटरफेस के लिए जो भी मुझे डिजाइन चाहिए उसके लिए मैं डायग्राम्स बनाऊंगा या मॉकअप्स रेडी करूंगा। ठीक है जी। अब मॉकअप्स क्या होता है? जैसे कि हम लोग इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हुए क्या करते हैं, फिग्मा आप यूज करते हो, तो वो फिग्मा आप लोग सर्च कीजिएगा, ये एक मॉकअप बनाने के लिए एक टूल है, हम लोग वो टूल यूज करते हैं। अब ये टूल्स क्या करवाते हैं? हमें मॉकअप्स रेडी करवाते हैं। तो ये सारा डिजाइन फेज के अंदर हम लोग कंप्लीट करते हैं, और ये तभी करेंगे जब हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटरफॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम सीक्वेंशियल अप्रोच को यूज करते हैं। ये लीनियर काम करता है, इसके अंदर हम कभी भी बैक ट्रैकिंग नहीं करते। मींस कि आप एनालिसिस फेज से, डिजाइन फेज से एनालिसिस पे या एनालिसिस से वापस रिक्वायरमेंट पे मूव नहीं करोगे। आप हमेशा फॉरवर्ड मूव करोगे और फॉरवर्ड मूवमेंट से ही काम करते जाओगे और प्रोसीड करते जाओगे और अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। तो इसमें रिक्वायरमेंट हो गई, फिर एनालिसिस हो गया, यानी कि डिजाइन की हमने फर्दर डिजाइन की भी बात कर ली, इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। लेट्स सपोज इसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के आपने सारे मॉकअप्स रेडी कर लिए, उसके लिए जो भी आप लोगों को ईआर मॉडल बनाना पड़ा, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनाना पड़ा, उसके लिए आप लोगों को जो भी डायग्राम्स क्रिएट करनी पड़ी कि मैंने इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो अब इंप्लीमेंटेशन फेज में आप क्या करोगे? हमने देखा था कि ये इंप्लीमेंटेशन का मतलब यहां पर ये है कि जब हम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कोडिंग करेंगे। कोडिंग मींस कि आप प्रैक्टिकली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर रहे हो। आपने इसके लिए क्या किया? एक आईडीई फाइनल किया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपने कहा जी मैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर काम करूंगा, मैं डेव C++ के ऊपर काम करूंगा, मैं टर्बो C++ के ऊपर काम करूंगा, या फिर मैं पाइथन के लिए कोई जो है वो उसका एडिटर देख लूंगा। तो हम लोगों ने आईडीई सिलेक्ट कर ली, फिर हम लोगों ने जो लैंग्वेज यूज करनी है, जावा, पाइथन, सी, जो भी आप लोग व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करना चाहते हो, आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिलेक्शन की, उसका जो भी बेस्ट जो है फ्रेमवर्क आप लोगों ने इस्तेमाल करना था आपने वो सिलेक्ट किया, और अब आप लोगों ने प्रैक्टिकली उसका कोड लिखना शुरू कर दिया। तो ये फेज आप कब कंटिन्यू करोगे? जब आपका प्रीवियस फेज कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट मूव करेंगे, जब आपका ये सारा काम हो जाएगा, कोडिंग से रिलेटेड सारा काम हो जाएगा, अब आप उसकी टेस्टिंग करोगे। और टेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं, टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस की टीम भी है, जो कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी बग्स हैं, जितनी भी एरर्स हैं, उन एरर्स को वो रिमूव करेंगे डिटेक्ट करके, एंड देन हम उनको पहले सॉर्ट आउट करेंगे। देन टेस्टिंग का फेज कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे डिलीवरी
या मेंटेनेंस के ऊपर काम करेंगे, यानी कि डिप्लॉय करके उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो ये आपका वाटरफॉल मॉडल ये रिप्रेजेंट करता है। उसमें उन्होंने एक प्रॉपर एग्जांपल दिया कि वाटरफॉल को उससे रिप्रेजेंट क्यों किया गया है, क्योंकि वाटरफॉल में क्या होता है कि पानी हमेशा, वाटर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब आपको पता है कि वो कभी भी जो है बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकता, पानी खुद से जंप करके वापस नहीं जा सकता, इसीलिए वो क्या करेगा, स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप जो है वो नीचे की तरफ आता जाएगा। इसलिए उसको रिप्रेजेंट किया गया, ये रिलेट किया गया किसके जरिए से, किसके साथ, वाटरफॉल मॉडल के साथ। ठीक है जी। इसके अलावा इसके कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे पास और कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। देखिए जी, बेनिफिट्स तो ये है कि ये बहुत ही सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है, इजी है, क्योंकि सिक्वेंशियल अप्रोच है, बैक ट्रैकिंग है नहीं, मुश्किल हमें पड़ती नहीं। फिर सिक्वेंशियल अप्रोच यूज करते हम आसानी से अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन लिमिटेशंस ये है कि ये इनफ्लेक्सिबिलिटी है इसकी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि भाई आप कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क हैंडल नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा था, मैं एजाइल के बारे में बताऊंगा। अगर आप कोई मोबाइल ऐप बनाते हो तो मोबाइल ऐप कभी भी आपको फिक्स्ड रिक्वायरमेंट नहीं देती। आपको पता है कि अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट्स जो है, ठीक है, मैंने गैदर की और मोबाइल ऐप बना ली, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे ही अपग्रेडेशंस आएंगी, मुझे मोबाइल ऐप के अंदर इवॉल्वेबिलिटी, यानी कि मुझे उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि 1 माह बाद मुझे अपने मोबाइल के अंदर क्या उसमें फीचर्स ऐड करने पड़ जाएंगे, या 1 साल के बाद क्या फीचर ऐड करने पड़ेंगे मुझे अपनी प्रोडक्ट के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। इसलिए ऐसी चीजों को हम अजाइल मॉडल के जरिए से कवर करते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन वाटरफॉल मॉडल जिसमें आप लोगों को पता है, आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें आपके पास इनपुट्स फिक्स्ड हैं, जिसमें आपके पास रिक्वायरमेंट्स फिक्स्ड हैं। आपको पता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर पोजीशन, जो आपका पेशेंट होता है, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे बनता है, उसका डेटाबेस, डिजीज रिकॉर्ड, ये सारी चीज आपको पता है। अगर हम एयरलाइन रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें टाइम है, उसमें डेस्टिनेशन है, सोर्स है, कहां से फ्लाइट कहां जा रही है, सबकी डिटेल। इसी तरीके से कॉलेज एडमिशन में हमें पता है कि हमारी फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी के बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिनमें बैक ट्रैकिंग हो सकती है, जिनमें इवॉल्वेबिलिटी का ऑप्शन होगा, तो वो काम हम इस वाटरफॉल मॉडल के जरिए से नहीं कर सकते, बिकॉज वाटरफॉल मॉडल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है और इसमें हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव तब करते हैं जब हमारा प्रीवियस स्टेप कंप्लीट हो चुका होता है, और जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है वो चीज हम यहाँ पर अचीव नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल भी नहीं इस्तेमाल कर पाते, ये इसकी लिमिटेशंस है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अजाइल मॉडल को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।